आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। भारत के लेबर लॉज या श्रम कानूनों को समझना हमेशा से एक बहुत बड़ी भूलभुलैया रहा है, लेकिन आज हम इसे सुलझाने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस एम्प्लॉयर्स चेकलिस्ट पर है। इन भारी भरकम संहिताओं को हम एक बहुत ही आसान और तुरंत एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट में बदलने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1436 से सीधा 351 है ना कमाल। सोचिए, पहले 1436 कानूनों के पचड़े में पड़ना किसी भी एचआर या एम्प्लॉयर के लिए कितना बड़ा सिरदर्द था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राहत है, एक ऐसा बदलाव जिसका इंडस्ट्री को दशकों से इंतजार था। आज हम इस पूरी चर्चा को 5 बहुत ही क्रिस्प चेकलिस्ट्स में बांटने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कानूनों के सरलीकरण से, फिर वेज कोड यानी वेतन संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और आखिर में सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, भारतीय श्रम कानूनों का सरलीकरण यानी बोझ से ब्लूप्रिंट तक। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो हमारे पास 29 अलग अलग सेंट्रल लेबर एक्ट्स थे, और सच कहें तो इनसे सिर्फ कंफ्यूजन ही पैदा होता था। इन सबको मिलाकर 4 मुख्य कोड्स में बदलना समय की सबसे बड़ी मांग थी। मिनिस्ट्री का ये विजन बहुत ही साफ है। उनका सीधा कहना है कि नियोक्ताओं के लिए इसका अर्थ है स्पष्ट नियम, सरल प्रक्रियाएं और कम अनुपालन। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कम अनुपालन। यही इस पूरे रिफॉर्म का मूल मंत्र है। मकसद एकदम सीधा है, बिजनेस के ऊपर से रोजमर्रा के इस एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ को हल्का करना। और ये मैट्रिक्स बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर आखिर बदल क्या रहा है। नंबर्स खुद सारी कहानी कह रहे हैं। नियोक्ताओं को जो फॉर्म्स भरने पड़ते थे, उनकी संख्या 181 से घटाकर मात्र 73 कर दी गई है। किसी भी एचआर टीम के लिए ये तो एक जश्न मनाने वाली बात है। और जो 84 अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, वो अब सिर्फ 8 रह गए हैं। हम पूरी तरह से एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, वेतन संहिता चेकलिस्ट, जिसमें हम समान वेतन और समय पर भुगतान की बात करेंगे। पेरोल डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ से नोट्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, पेआउट्स को लेकर अब कुछ बहुत ही सख्त और नई डेडलाइन सेट कर दी गई हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दैनिक यानी डेली वेज वालों को उसी दिन के अंत तक पैसा मिलना चाहिए, वीकली वालों को सप्ताह के आखिरी वर्किंग डे पर, पाक्षिक या फोर्टनाइटली बेसिस वालों को पखवाड़े के बाद दूसरे दिन तक, और मंथली वालों को हर हाल में अगले महीने के 7वें दिन तक भुगतान करना अनिवार्य है। ये वाला पॉइंट काफी दिलचस्प है, एम्प्लॉई के जाने के समय की चेकलिस्ट। जब कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है या उसे निकाला जाता है, तो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर उसके सभी बकाया वेतन का भुगतान करना होगा। एचआर के लिए ये किसी मैराथन की जगह 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ने जैसा है। इसके लिए हमारी ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस का बहुत ही स्मूथ और तेज होना बेहद जरूरी है। एनुअल बोनस की बात करें तो इन लिमिट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक सख्त कंप्लायंस लिमिट है। सालाना बोनस कम से कम 8.33% और अधिकतम 20% तय किया गया है, और ये उन सभी एलिजिबल एम्प्लॉयज पर लागू होता है जिन्होंने अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिनों तक काम किया है। पेरोल से आगे निकलते हुए अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, औद्योगिक संबंध, कार्य बिंदु यानी कमिटीज, स्टैंडिंग ऑर्डर्स और डिस्प्यूट्स। ये हिस्सा वर्क प्लेस पर तालमेल बनाए रखने और विवादों को मैनेज करने से जुड़ा है। अब इस तुलना के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन 2 क्रिटिकल कमिटीज को बनाने के ट्रिगर पॉइंट्स बिल्कुल अलग हैं। अगर 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो कार्य समिति या वर्क्स कमेटी बनाना आवश्यक हो जाता है, लेकिन शिकायत निवारण समिति यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाने के लिए लिमिट केवल 20 कर्मचारी है, और इसमें भी अधिकतम 10 मेंबर ही हो सकते हैं। ट्रेड यूनियंस को मान्यता देने का काम अब पूरी तरह से मैथ्स पर डिपेंड करता है, कोई ग्रे एरिया नहीं। अगर एक ही यूनियन है तो वही एकमात्र नेगोशिएटिंग यूनियन होगी। अगर कई सारी हैं तो जिसे 51% का सपोर्ट मिलेगा वो मान्यता प्राप्त यूनियन बनेगी, और अगर किसी के पास भी 51% नहीं है तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी। इस नियम ने एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन को एक सिंपल ऑडिट चेक में बदल दिया है। ऑपरेशंस में बड़े बदलाव करने से पहले नोटिस पीरियड का ये टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। सर्विस कंडीशन में बदलाव के लिए 21 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी है। अगर 50 से 299 वर्कर हैं और क्लोजर करना है तो 60 दिन का नोटिस चाहिए, और अगर 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं
तो क्लोजर से 90 दिन पहले सरकार से परमिशन लेनी होगी। यानी प्रॉपर लीड टाइम अब एक बहुत ही क्रिटिकल कंप्लायंस मेट्रिक बन गया है। चलिए अब चौथे कोड की तरफ बढ़ते हैं, व्यावसायिक सुरक्षा चेकलिस्ट, जहां हम स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति और सुविधाओं की बात करेंगे। इसका पूरा फोकस हमारी वर्कफोर्स की फिजिकल सेफ्टी और वेलनेस पर है। अगर हम सीधे इस सोर्स डॉक्यूमेंट पर नज़र डालें तो इसमें एम्प्लॉयर्स की बुनियादी जिम्मेदारियों को बहुत ही साफ तौर पर डिफाइन किया गया है, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना अब बिल्कुल अनिवार्य है, और सबसे अहम बात ये सुनिश्चित करना कि वर्कप्लेस हर तरह के खतरों से पूरी तरह मुक्त हो। गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर अब एक बहुत ही क्लियर वर्कफ्लो है। अस्तित्व में आने के 60 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर कोई भी बदलाव होता है तो 30 दिनों के अंदर उसकी सूचना देनी होगी, और जब भी काम शुरू या बंद हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजना भी एकदम अनिवार्य है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही हेड काउंट इन स्पेसिफिक नंबर्स को क्रॉस करता है, कुछ नई सुविधाएं देना तुरंत अनिवार्य हो जाता है। 100 कर्मचारी होने पर कैंटीन, 50 कर्मचारी होने पर क्रैश, और अगर माइंस या कंस्ट्रक्शन का काम है तो 500 कर्मचारी होने पर एक एम्बुलेंस रूम का होना मस्ट है। अब हम आते हैं अपने आखिरी कोड पर, सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताएं, यानी प्रोविडेंट फंड और कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये सेक्शन पूरी तरह से कर्मचारियों के लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार करने के बारे में है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ का दायरा अब काफी बढ़ा दिया गया है। अब ये 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पर लागू होता है। पहले जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट वाली बंदिश थी वो अब पूरी तरह से हटा दी गई है, और हाँ, अब इसमें पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स भी शामिल कर लिए गए हैं। और अगर बेसिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के वेतन का 10% न्यूनतम अनिवार्य नियोक्ता योगदान तय किया गया है। ये वो बेसलाइन लिमिट है जो हर हाल में पेरोल सिस्टम्स में अपडेट होनी ही चाहिए। अब इस नए क्लॉज पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके मुताबिक नियोक्ता को प्रत्येक छटनी किए गए कर्मचारी के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि श्रमिक रीस्किलिंग फंड में जमा करनी होगी। ये एक बहुत ही नया और दिलचस्प फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जिसका मकसद उन कर्मचारियों की मदद करना है जिनकी नौकरी चली गई है, ताकि वो नए अवसरों के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो हमने देखा कि कैसे 29 पुराने और उलझे हुए कानूनों को 4 सुव्यवस्थित संहिताओं में बदल दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या कंपनी वास्तव में कंप्लायंस के इस नए दौर में ऑडिट के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस ब्लूप्रिंट और आज की हमारी चेकलिस्ट्स के आधार पर ये समय अपने इंटरनल प्रोसेस को इवैल्यूएट करने का है। इस विचार के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं विराम देते हैं।